ओके, आज हमारा जो टॉपिक है केंद्र सरकार चैप्टर 6 सोशल साइंस का। केंद्र सरकार होती क्या है? तो देखो, प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक देश की अगर बात करें तो देश में एक सरकार होती है जो देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती है। तो हमारे देश में भी क्या है, पूरे भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए किसका गठन किया गया है? केंद्र सरकार का। फिर केंद्र सरकार के नीचे हमारी जो, ये तो हो गई देश के लिए, पूरे देश की सरकार जो है, तो देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। अब देश को कई अपने क्या, कई राज्यों में बांट रखा है, जैसे अलग अलग राज्यों में बांट रखा है। एक मिनट वेट करो। तो इसमें अपन देखते हैं कि अपने देश को अपन कई राज्यों में विभाजित करते हैं, तो उन राज्यों में भी क्या है, राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो सरकार होती है उसको अपन बोलते हैं राज्य सरकार। और इस राज्य सरकार का जो टॉपिक है वो अपने अगले चैप्टर में बड़े विस्तार से दिया हुआ है। तो अपन पहले तो अपन इसमें केवल केंद्र सरकार की बात करेंगे। तो केंद्र सरकार जो है, उसी प्रकार हमारे सरकार के अंग कितने होते हैं? 3। अब सरकार के 3 अंग कौन कौन से हुए? तो यह 3 अंग देखना है। सबसे पहले कार्यपालिका, दूसरा हो गया व्यवस्थापिका, और तीसरा हो गया न्यायपालिका। देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार के 3 अंग वाले संविधान में इसका प्रावधान है। ये होगा, अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कार्यपालिका, तो देश में कार्य करने का जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की। यानी मेन जो कार्य करता है वो कार्यपालिका ही करती है। व्यवस्थापिका, इस कार्य करने के लिए जो व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है उसका निर्माण या उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? व्यवस्थापिका। यहाँ पर किसी व्यक्ति को नियुक्ति देनी है, किसी को किस पद पर बिठाना है, तो ये सारे काम की जिम्मेदारी किसकी होती है? व्यवस्थापिका की। और एक तीसरी है न्यायपालिका। इन दोनों के द्वारा यदि नागरिकों का हनन हो, नागरिक के अधिकारों का हनन हो, या केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी के कार्य करे, तो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। इसको हमारे संविधान में एक तरह से अलग ही स्वतंत्रता प्रदान की है कि सरकार द्वारा बनाए हुए कानून यदि आपको अनुचित लगते, वो देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, तो आप उन कानूनों पर अवैध घोषित कर सकते हो, रोक लगा सकते हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की। तो ये व्यवस्था, अब इस कार्यपालिका में आता कौन कौन है? तो कार्यपालिका में अपन देखते हैं देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब इन सभी का जो निर्माण है, यानी इन सभी की जो नियुक्ति है वो कहाँ से होती है? इस व्यवस्थापिका से। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई, तो प्रधानमंत्री क्या करता है? इस व्यवस्थापिका में जो अपने पार्टी के सदस्य है उनको क्या करता है? मंत्रिपरिषद में शामिल करता है। तो ये तो कार्यपालिका, ये देश में कार्य करने की जिम्मेदारी होती है, देश के लिए कानून बनाने का काम इनका होता है। ये क्या है? प्रारूप तैयार करते हैं, प्रारूप को कहाँ भेजते हैं? व्यवस्थापिका में। और व्यवस्थापिका उसको क्या करती है? दोनों सदन, इसके 2 सदन होते हैं व्यवस्थापिका के, हमारे भारत में 2 सदन है। अब सदन कौन कौन से? एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा। 2 सदन होते हैं। इस व्यवस्थापिका को दूसरा नाम और अपन क्या बोलते हैं? संसद भी कहा जाता है। इस व्यवस्थापिका का ही दूसरा नाम क्या है? संसद। तो संसद के 2 सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब अपन पढ़ चुके हैं पहले, लोकतंत्र में यही तो पढ़ा था अपन ने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कौन सी होती है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब इसके सदस्यों को डायरेक्टली जनता चुनती है, और इसके सदस्यों को जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। तो जनता चुनती है इसलिए इसको कहेंगे प्रत्यक्ष, और जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं इसलिए इसको कहेंगे अप्रत्यक्ष। तो ये, अब ये क्या करता है, यहाँ से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद मिलकर के क्या करती है? एक ड्राफ्ट तैयार करती है कि हमें देश में इस प्रकार का कानून लाना है। तो उस कानून का प्रारूप तैयार किया। अब ये प्रारूप तैयार करते हैं ना, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों के कार्य क्या होता है?
इन दोनों मिलकर के एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं और यहाँ से ये सीधे कहाँ भेजते हैं, लोकसभा में। लोकसभा में इसको 1/3 बहुमत से पारित करवाया जाता है और पारित करवाने के बाद ये ड्राफ्ट जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा अगर इसको पारित कर देती है तो ये लगभग कानूनी दर्जा इसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन कानून कब बनता है, जब इसके ऊपर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। तो इन दोनों के बाद में ये वापस कहाँ आता है, इसी के पास आता है, मंत्रिपरिषद के, प्रधानमंत्री के, और यहाँ से इस राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जैसे इस पे हस्ताक्षर करता है वो देश के लिए कानून तैयार हो जाता है। अब ये कानून अगर न्यायपालिका को लगता है कि अवैध है, अनुचित है, तो ये क्या कर सकती है, इसके ऊपर रोक लगा सकती है। ये व्यवस्था भी इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है कि सरकार द्वारा यदि कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो देश हित में नहीं है, तो उसको भी क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है, उसको अवैध घोषित कर सकती है। ये इसको स्वतंत्रता है। तो ये तो अपना प्रारूप हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अब ये तीनों जो होते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्थापिका जो है उसके दोनों सदन और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य जो है वो सारे मिलकर करते हैं। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा में जो हमारे टोटल जो सीटें हैं, कितनी सीट, 545, इसमें जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी का ही जो व्यक्ति होता है, उसका मुखिया जो होता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। वो प्रधानमंत्री क्या करता है, इसी पार्टी के सदस्यों में से बहुत सारे जो अपनी पार्टी के जो पदाधिकारी सदस्य हैं, उन सदस्यों में से क्या करता है, कुछ मंत्रियों में, अब ये मंत्रिपरिषद में शामिल करता है, एक मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। और ये किसकी सहमति से, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आपसी सहमति से ये निर्णय लेते हैं। राज्यसभा का कार्य क्या होता है, राज्यसभा के जो सदस्य है वो प्रति 2 वर्ष पश्चात, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। और ये काम कौन करता है, ये लोकसभा, राज्यसभा के जो लोकसभा जो है और ये विधानसभा जो है, उनके प्रतिनिधि जो है, यानी जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसलिए इसको अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली की श्रेणी में अपन मानते हैं। ये तो अपना प्रारूप हो गया संसदीय व्यवस्थापिका सरकार के अंगों का। अब इसमें अपने क्या है, कुछ चैप्टर दिए हुए, कुछ नहीं दिए हुए। तो इसमें लोकसभा में 545, राज्यसभा में कितनी है, 250 है, लेकिन 245, 250 में से 245 का निर्वाचन होता है। इधर टोटल कितनी है, 552 है, लेकिन सदस्य कितने चुनकर आते हैं, 545। यानी कुछ सीटें जो है रिजर्व है, जनसंख्या के आधार पर इनको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो अपनी व्यवस्था केंद्र सरकार के जो पार्ट है उसके रूप में है। अब अपन देखते हैं केंद्र सरकार, एक मिनट, हेलो बेटा, उसको लिंक को फॉरवर्ड कर दे दूसरे नंबर पे, पहले की तरह कर, फिर हो जाएगा। ये नंबर दूसरे नंबर है, दूसरे नंबर पे गया हुआ है, ये नंबर जो भेजा है 9829696030। तो बेटा अपने इस चैप्टर को आज क्या करना है, अपने को इस चैप्टर को कंप्लीट रीड करके आना है। स्टार्टिंग के जो दोनों है जिसमें सरकार का अर्थ परिभाषा दी हुई है, इसको देख लेते हैं एक बार पहले कि सरकार क्या होती है, सरकार की परिभाषा क्या होती है। तो राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। भावात्मक यानी व्यवहारिक रूप से राज्य क्या है, हम मानव द्वारा निर्मित एक क्षेत्र जो होता है जिसकी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक क्षेत्र को नाम दे दिया अपन ने, देश के एक पार्ट को एक राज्य। तो अलग अलग राज्यों में हमने क्या किया, अपने क्षेत्र को डिवाइड कर दिया, जो एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। अब सरकार कोई अपने को दिखाई तो देती नहीं, बाकी अपन क्या करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, ये गृह मंत्री हो गया, ये राष्ट्रपति हो गया, सभी से मिलकर के इसका निर्माण होता है। इसलिए इसको, इसका कोई रूप तो है नहीं, ये अदृश्य संस्था होती है जो केवल अपने को क्या करती है, अपनी अवधारणा में, अपनी सोच में ये चीज अपने को बताई। सरकार कौन है, कि सरकार साहब प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति है, ये देश की सरकार है। मुख्यमंत्री है,
राज्य का गृह मंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, इससे राज्य की सरकार बनती है। तो ये जो है एक अदृश्य संस्था है, अमूर्त यानी जिसका कोई रूप नहीं है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? अब मूर्त रूप कैसे? साहब हमने यहाँ पे ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी, गृह मंत्री की नियुक्ति कर दी, शिक्षा मंत्री की नियुक्ति कर दी, राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई, तो एक क्या हो गया, इसको एक रूप दे दिया। इन सबसे मिलकर के किसका निर्माण होता है? सरकार का निर्माण होता है। तो इसलिए इसको सरकार कहा गया है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को सरकार क्या करती है? राज्य या देश की सामूहिक इच्छा जो होती है, उस इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त और कार्यान्वित किया जाता है। अब सामूहिक इच्छा के रूप में अपन देखें, जनता की इच्छा कैसे होगी? थी जनता ने अपने प्रतिनिधि जो भेजे, उन प्रतिनिधियों ने मिलकर ही तो सरकार का गठन किया है, और वही सरकार जब काम करती है तो उसका जो कार्य है वो सामूहिक कार्य माना जाता है। तो ये क्या करती है? राज्य सरकार राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में, सरकार यदि नहीं होती है तो उसके अभाव में राज्य की कल्पना भी अपन नहीं कर सकते, यानी राज्य की शासन व्यवस्था को कैसे संचालित करेंगे, कैसे उस राज्य में विकास के कार्य होंगे, कैसे, तो ये इसका कोई रूप नहीं होगा। तो सरकार का अभाव में राज्य का विकास संभव नहीं है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो राज्य के निश्चित भूभाग, निश्चित का मतलब ये होता है कि ये भारत हो गया और भारत में ये राज्य की बॉर्डर हो गई, ये इस राज्य की बॉर्डर हो गई, तो एक निश्चित भूभाग है, उसको ही तो अपन क्या करते हैं, कुछ स्पेशल दर्जा देते हैं, नाम देते हैं। राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है। कौन करती है? सरकार। उसका निष्पादन यानी उसको लागू करती है। उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को क्या करती है? अब कोई अगर कानूनों का पालन नहीं करता है तो उन्हें दंडित करने का कार्य भी सरकार करती है। गार्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए कहा है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, जिसके द्वारा अब राज्य की नीतियां, राज्य में कानून व्यवस्था का निर्माण यही सरकार करती है। सामान्य मामलों को नियमित किया जा सकता है और सामान्य हितों को उन्नत यानी और ज्यादा विकसित करने का प्रयास किया जाता है। जनता के हितों को सरकार के प्रमुख तीन अंग निम्नानुसार है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो अपन ने अभी समझा था कि क्या क्या होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, कल आपको इसको कंप्लीट पढ़ के आना है चैप्टर को। आज गया सर नहीं है तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसको है ना एक बार कल ध्यान से पढ़ के आना है एक बार, और कल फिर इसको चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, और हिंदी का लिंक भेज रहा हूँ, हिंदी की क्लास ज्वाइन करो। ठीक है बेटा, इसको देख एक बार हाँ? यार मैं तो 4 दिन हो गए क्लास लिए, बच्चे बोलने लगे क्लास, यहाँ पर दूसरा बिठा दिया तो झंझट होती है यार। इसके लिए अलग ही का ये भी करे वो भी करे, क्या करे। यहाँ बैठने वालों को यही हालत है। अभी सुनीता मैम ने किसके लिए भेज दिया, फिर दोबारा भेजा है उन्होंने, वो तो लॉग आउट हो गए खुद ही में। हाँ तो दोबारा उसको ज्वाइन कर लेती है यार, ये भी मजे लेते हैं। मैंने कह दिया था मैम, उसी पे क्लिक कर लो, दोबारा व्हाट्सएप पे जाके उसको ज्वाइन कर लो वापिस। उसी अब उसमें क्या है, उसी को ज्वाइन कर लिया करो वापिस। मैं तरीका बता देता हूँ आपको। अब अभी तो मैंने भेज दिया दोबारा से लिंक, अभी तो कर दो उसको, फिर अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगी ना, जब आप मुझे बता देना। एक भी नहीं बोल रहा उसमें से। आप कई बार बाहर अब बोला जाता है बीच में, या कोई ऐसे बाहर हो जाए ना पर, तो अपने जो व्हाट्सएप पे भेजा है ना, उस व्हाट्सएप वाले लिंक पे क्लिक करो, आप खुद ज्वाइन हो जाओ, जैसे बच्चे ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अच्छा, आप ज्वाइन हो जाओगे उस ग्रुप में। अच्छा अच्छा, ऐसा मतलब जो व्हाट्सएप वाले पे चले जाओ तो जो नीचे लिंक दिया हुआ उसी को। अब आप बाहर निकलने के बाद दिक्कत क्या आती है, सारे बच्चे आपस में कनेक्ट है, केवल आप बाहर हो गए उस ग्रुप से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपस में आप दूसरी बार लिंक भेजोगे भी नहीं तो पूरे ज्वाइन नहीं होते जब तक वहां से वो रिमूव नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, समस्या ये हो जाती है। इसी पे कर ले, करके देखते हैं एक बार। नहीं अभी तो भेज दिया मैंने दोबारा, अभी तो मैंने कर दिया, फिर आप करो ज्वाइन करो। ठीक है, कर रहे बच्चे, बाद में देख लूंगी। फोन का नुकसान हो गया शायद, सबके साथ यही हालत है सर। 70-15 हज़ार का फोन आता है, इसे लेके क्या मिलती है। और हमारे तो वीडियो बना बना के बराबर कर दी मोबाइलों को। टीचरों को वीडियो बनाने के लिए भी मारे मोबाइल।
मेरे पर्सनल क्लब लाया इसको मेरे पास फोन इसको क्या मिलता है मेरे को इसको चार्ज भी करूँगा तो कैसे करूँगा होगा ही नहीं इतना आज के तो वीडियो नहीं मिलेंगे सर आज क्या करूँगा वीडियो सर्विस सेंटर और